Welcome to this concept explainer brought to you by CBSC Score Lab of profsam.com. आज हम यूनिट 10 वेव ऑप्टिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफ्रैक्शन को इतने सिंपल तरीके से समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और एग्जाम में मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई दूसरे कमरे में बात कर रहा हो तो दरवाजा थोड़ा सा भी खुला हो तो उसकी आवाज हम तक आ जाती है, लेकिन हम उस इंसान को देख नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है जबकि साउंड और लाइट दोनों ही वेव्स हैं? हाँ, ये तो सोचा है। साउंड ऐसा लगता है जैसे कोने से मुड़कर आ जाती है, पर लाइट तो वो तो हमेशा सीधी लाइन में ही चलती हुई दिखती है और शैडो बनाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और इसी से जुड़ी एक और मतलब थोड़ी अजीब सी बात, अगर एक रेजर ब्लेड के बिल्कुल शार्प एज पर एक लेजर लाइट डालें तो स्क्रीन पर उसकी शैडो बनेगी। लेकिन अजीब बात यह है कि उस शैडो के बिल्कुल बीच में जहां सबसे गहरा अंधेरा होना चाहिए वहां एक ब्राइट स्पॉट दिखता है। एक मिनट, क्या शैडो के बीच में रोशनी का स्पॉट? ये कैसे पॉसिबल है? अंधेरे के सेंटर में ब्राइटनेस, मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। बिल्कुल। और इसी कैसे का जवाब है फिजिक्स का एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, डिफ्रैक्शन। चलो इसको आराम से बिल्कुल जीरो लेवल से अनपैक करते हैं। देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, डिफ्रैक्शन का मतलब है किसी भी वेव का, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो या पानी की लहर हो, किसी ऑब्स्टिकल के किनारों से टकराकर मुड़ जाना या फैल जाना। बस इसी बेंडिंग और स्प्रेडिंग को ही डिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट भी एक वेव है तो वो भी डिफ्रैक्ट करती है। तो फिर हमें रोज लाइट ऐसे मुड़ती हुई क्यों नहीं दिखती, जैसे साउंड तो साफ साफ मुड़ती हुई सुनाई देती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका रीजन है लाइट की वेवलेंथ, जो बहुत बहुत ही छोटी होती है। इतनी छोटी कि हमारी आंखें उसे नॉर्मल कंडीशंस में नोटिस ही नहीं कर पाती। इसे देखने के लिए कंडीशंस थोड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। इसको समझने के लिए एक वाटर वेव एनालॉजी यूज करते हैं। इससे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इमेजिन करो कि आप समंदर के किनारे खड़े हो और शांत पानी में बिल्कुल सीधी लहरें, प्लेन वेव्स आपकी तरफ आ रही हैं। अब सोचो, सामने एक दीवार है जिसमें एक छोटा सा गेट है। जब वो सीधी लहरें उस गेट से पास करेंगी तो गेट के उस पार क्या वो सीधी ही जाती रहेंगी? नहीं नहीं, गेट से निकलने के बाद तो वो फैल जाएंगे, एक सर्कुलर जैसा पैटर्न बनाते हुए आगे बढ़ेंगी, जैसे गेट एक नया सेंटर बन गया हो। परफेक्ट, तुमने बिल्कुल सही इमेजिन किया। लाइट भी बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है। जब लाइट एक बहुत ही पतली सी ओपनिंग, जिसे हम फिजिक्स में स्लिट कहते हैं, से गुजरती है तो वो सीधी जाने के बजाय उस स्लिट से निकलकर फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है। इसी फैलने को डिफ्रैक्शन कहते हैं। अब एक मेंटल इमेज बनाओ। एक लाइट की प्लेन वेव फ्रंट आ रही है, जैसे सोल्जर्स की एक बिल्कुल सीधी लाइन। सामने एक बहुत ही पतली सी वर्टिकल स्लिट है। जैसे ही ये वेव फ्रंट स्लिट तक पहुंचती है, ह्यूगन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग स्लिट का हर एक पॉइंट एक नए छोटे लाइट सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब उस एक छोटी सी स्लिट के अंदर ही जैसे हजारों छोटे छोटे लाइट बल्ब्स ऑन हो गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। और ये सारे छोटे सोर्सेज अपनी अपनी गोल वेव्स यानी वेवलेट्स हर डायरेक्शन में भेजते हैं। और जब ये सारी वेवलेट्स आगे जाकर स्क्रीन पर मिलती हैं तो वो आपस में इंटरफेयर करती हैं। कहीं एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, कहीं एक दूसरे को सपोर्ट करती है, और इसी से स्क्रीन पर एक ब्यूटीफुल पैटर्न बनता है। चलो अब देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी इसको कैसे डिफाइन करती है। ओके, एनसीईआरटी कहती है, diffraction is a general characteristic exhibited by all types of waves. When the double slit in Young's experiment is replaced by a single narrow slit illuminated by a monochromatic source, a broad pattern with a central bright region is seen. On both sides there are alternate dark and bright regions, the intensity becoming weaker away from the center. इसमें ये सेंट्रल ब्राइट रीजन क्या है और साइड में ये डार्क और ब्राइट रीजन्स क्यों बन रहे हैं? गुड, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये पैटर्न इसलिए बन रहा है क्योंकि एक ही स्लिट के अलग अलग हिस्सों से आने वाली लाइट वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर कर रही हैं। स्टेप 1, मान लो लाइट एक ए विड्थ वाली सिंगल स्लिट पर गिरती है। हॉयगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से इस स्लिट का हर पॉइंट एक नया सेकेंडरी सोर्स बन जाता है। स्टेप 2, अब स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को देखो।
स्लिट के हर हिस्से से आने वाली लाइट इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए लगभग सेम डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मतलब कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। जब सारी वेव्स एक साथ सेम फेज में पहुंचती हैं तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और इससे वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और एक बहुत ही ब्राइट मोटा बंड बनता है। इसे ही सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो सेंटर में सबसे ज्यादा ब्राइटनेस इसलिए है क्योंकि सारी लाइट वेव्स एक दूसरे को मतलब एड अप कर रही हैं। समझ आ गया। तो फिर डार्क फ्रिंज कैसे बनती है? अंधेरा कैसे होता है? उसके लिए स्टेप 3 समझो। अब सेंटर से थोड़ा ऊपर स्क्रीन पर कोई पॉइंट P लेते हैं। इस पॉइंट P तक स्लिट के ऊपर वाले हिस्से से आने वाली लाइट को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और नीचे वाले हिस्से से आने वाली लाइट को ज्यादा। अब यहाँ पाथ डिफरेंस आ गया। अब इमेजिन करो कि हम स्लिट को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ऊपर का हाफ और नीचे का हाफ। एक ऐसा एंगल थीटा आएगा जहां स्लिट के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से और स्लिट के सेंटर वाले पॉइंट से आने वाली वेव्स के बीच पाथ डिफरेंस ठीक λ2 हो जाएगा। λ/2। λ2 का पाथ डिफरेंस, इसका मतलब है एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पर पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। और वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे ही स्लिट के ऊपर वाले हाफ का हर पॉइंट नीचे वाले हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से कैंसिल हो जाता है। नेट रिजल्ट क्या हुआ? अंधेरा। इसे हम कहते हैं फर्स्ट मिनिमा, यानी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। इसीलिए मिनिमा यानी डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन है A sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ n कोई भी इंटीजर है, जैसे 1, 2, 3, लेकिन 0 नहीं। n इक्वल टू 1 फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, n equal to 2 second के लिए, and so on. Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com. That is profsam.com. चलो इस कॉन्सेप्ट को सॉलिड करने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मान लो एक लेजर से 650 नैनोमीटर वेवलेंथ की रेड लाइट निकल रही है। हम उसे एक 50 माइक्रोमीटर चौड़ी स्लिट से पास करते हैं और स्क्रीन 2 मीटर दूर रखी हुई है। तो स्क्रीन पर बनने वाले सेंट्रल मैक्सिमम की टोटल विड्थ कितनी होगी? इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा? सेंट्रल मैक्सिमम सेंटर से दोनों तरफ फर्स्ट मिनिमा तक फैला होता है। फर्स्ट मिनिमा के लिए हमने कंडीशन देखी A sin थीटा इक्वल्स लैम्डा। छोटे एंगल्स के लिए हम साइन थीटा को YD लिख सकते हैं, जहां Y सेंटर से फर्स्ट मिनिमा का डिस्टेंस है। तो फॉर्मूला बना AYD इक्वल्स लैम्डा या Y इक्वल्स लैम्डा D/A। ये तो हुई आधी विड्थ। टोटल विड्थ इसका डबल होगी, तो फॉर्मूला फॉर विड्थ है V इक्वल्स 2 लैम्डा D/A। ओके, W इक्वल्स 2 लैम्डा D/A। इसमें वैल्यूज डालते हैं। W इक्वल्स 2 650 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, 2 मीटर 15 टू 10⁻⁻6 मीटर। करेक्ट। इसको कैलकुलेट करने पर ये आएगा 0.052 मीटर्स, यानी 5.2 सेंटीमीटर्स। सोचो, एक 50 माइक्रोमीटर की स्लिट जो हमारे बाल से भी पतली है, वो स्क्रीन पर 5.2 सेंटीमीटर चौड़ा पैटर्न बना रही है। हाँ। यहाँ साफ दिख रहा है कि लाइट कितनी ज्यादा फैल गई। और याद है पिछले टॉपिक इंटरफेरेंस में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। बिल्कुल। वहां 2 अलग-अलग स्लिट्स से आने वाली वेव्स इंटरफेयर कर रही थीं। डिफ्रैक्शन में एक ही स्लिट के अंदर मौजूद अनगिनत सोर्सेस से आने वाली वेवलेट्स आपस में इंटरफेयर करती हैं। ये इन दोनों में बेसिक फर्क है। अब आते हैं उन कॉमन गलतफहमियों पर जहां स्टूडेंट्स अक्सर एग्जाम में मार्क्स गवा देते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन, स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जितनी पतली स्लिट होगी स्क्रीन पर उतना ही पतला यानी नैरो पैटर्न बनेगा। हाँ, ये तो कॉमन सेंस जैसा लगता है। छोटी ओपनिंग से तो छोटा स्पॉट ही बनना चाहिए ना? है ना? पर फिजिक्स यहाँ कॉमन सेंस के बिल्कुल उल्टा काम करती है। करेक्ट। आइडिया है जितनी नैरो स्लिट उतना ही वाइड यानी चौड़ा डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। हमने फॉर्मूला देखा ना, हाँ। W इक्वल्स टू 2 लैम्डा। ये विड्थ W और स्लिट की विड्थ A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। A डिनोमिनेटर में है। जब A छोटा होगा तो W बड़ा होगा। ओह, तो स्लिट पतली तो पैटर्न चौड़ा। अच्छा, ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा। ए नीचे है इसलिए रिलेशनशिप उल्टा है। गॉट इट। बिल्कुल।
अब दूसरी कॉमन गलती, स्टूडेंट्स अक्सर डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। क्योंकि दोनों में लाइट बेंड होती है, यानी मुड़ती है। हाँ, दोनों शब्दों का साउंड भी काफी सिमिलर है हाँ। और दोनों में लाइट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो कंफ्यूजन हो जाता है। सही पकड़ा, लेकिन इनका रीजन बिल्कुल अलग है। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, और उसकी स्पीड बदल जाती है। जबकि डिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से मुड़ती है, मीडियम चेंज नहीं होता। ओके, अब क्लियर हुआ। रिफ्रैक्शन मतलब मीडियम चेंज होने पर बेंडिंग और डिफ्रैक्शन मतलब ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से मुड़ना। दोनों अलग फिनोमेना है। परफेक्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स करने के लिए कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। सबसे पहले एक फ्रेज याद कर लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। पतली स्लिट, चौड़ा पैटर्न। इसको मंत्र बना लो। पतली स्लिट, चौड़ा पैटर्न। ठीक है, ये याद रहेगा। दूसरा, एक फिजिकल जेस्चर। इसे अभी मेरे साथ करके देखो। अपनी 2 उंगलियों को, इंडेक्स फिंगर और थंब को बिल्कुल पास लाओ। इतना पास कि उनके बीच एक बहुत ही पतली सी झरी, मतलब स्लिट बन जाए। हाँ, ऐसे। अब वो स्लिट के थ्रू किसी दूर की लाइट को देखो। तुम्हें लाइट सीधी लाइन की जगह फैलती हुई दिखेगी। बीच में डार्क लाइंस भी नजर आ सकती हैं। ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है डिफ्रैक्शन का। ऐसे करके देखने से हमेशा याद रहेगा। वाओ, हाँ, लाइट तो सच में स्ट्रेच हो रही है और लाइंस भी दिख रही हैं। ये तो कमाल का तरीका है ना? फिजिक्स को फील करना जरूरी है। तो इस पूरी डिस्कशन को 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स में समराइज करते हैं। नंबर 1, डिफ्रैक्शन लाइट का किसी ऑब्स्टिकल या छोटी ओपनिंग के किनारों से मुड़ना या फैलना है, और ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल की वजह से होता है। नंबर 2, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में स्क्रीन पर एक सबसे ब्राइट और डबल विड्थ का सेंट्रल मैक्सिमा बनता है। डार्क फ्रिंजेस यानी मिनिमा बनने की कंडीशन है A sin theta equals n lambda। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3, डिफ्रैक्शन पैटर्न की विड्थ स्लिट की विड्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी स्लिट पतली तो पैटर्न चौड़ा। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट करें profsam.com। दैट इज अ PROF SAM, राइट? यस, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। कीप लर्निंग।